जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीर्वाद आपके लिए इन्फिनिटी वन एकेडमी की तरफ से एक कक्षा लाई गई है जिसमें आज हम कार्य और ऊर्जा के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें वर्क एंड एनर्जी होगी। कक्षा 9वीं की है, 11th चैप्टर है, इसी के बारे में हमारी आज अध्ययन होगी, जिसमें हम देखते हैं कि कार्य क्या होता है। तो कार्य क्या होता है, तो कार्य कहने का मतलब है कि जो आपके द्वारा निश्चित कोई भी, जैसे कहने का मतलब सपोर्ट दैट हम मानते हैं कि यह एक ठेला है और यह एक निश्चित दूरी आपको तय करना है। यह दूरी 5 किलोमीटर का है और यहाँ सपोर्ट दैट आपको इसको यहाँ पे पहुंचाना है। किसी कारणवश यह जो आपकी डायरेक्शन है, यह इस डायरेक्शन में नहीं जा करके यह डायरेक्शन बदल देती है और यह ठेला यहाँ आकर के बिरयानी बनाने लगती है। ठीक है, तो यह वर्क यहाँ पे होगा, लेकिन जो हमको डिस्प्लेसमेंट करके यहाँ पे जो लाना था वह वर्क संपन्न नहीं हुआ और यह यहाँ चला आया। तो स्वाभाविक है कि हमारा, मान के चलिए कि हमको यहाँ पे आना है और हम यहाँ आ गए, तो यहाँ पे टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क डन जो होगा, वर्क डन 0 होगा। यहाँ पे टोटल वर्क डन 0 होगा। वर्क कब होता, जब आपके द्वारा किया गया निश्चित कार्य निश्चित स्थान पर जाता, तो वहां पे वर्क डन होता। लेकिन यहाँ वर्क डन इसलिए नहीं होगा कि हमारा कार्य संपादन यहाँ होना था और हमारा कार्य इधर क्यों। अब मान के चलिए कि इधर रास्ता बन रहा है, बेचारा खुदाई में जाना था, इधर खुदाई के कारण इसको घूम करके यहाँ आ गया, तो कहने का मतलब यह वर्क डन संपन्न नहीं हुआ। ठीक है, उसी चीज को कहता है कि कार्य एक अन्य अवधारणा है जो हमें अनेक प्राकृतिक घटनाओं की समझने तथा उनकी व्यापक व्याख्या करने में सहायता करती है। ऊर्जा तथा शक्ति कार्य से निकट संबंध है। मतलब अगर हम बात करते हैं जो ऊर्जा और शक्ति, ऊर्जा एंड पावर, अगर बात करते हैं, यह दोनों कार्य जो होते हैं वर्क, इससे नियर रिलेशन इसका है, पास का संबंध है। इन दोनों का आपस में पास का संबंध दिखाता है। क्यों? क्योंकि एक कार्य करने में ऊर्जा लगती है और जैसे एनर्जी और पावर, यानी ऊर्जा और शक्ति दोनों लगती है। सपोर्ट दैट अगर आपके द्वारा कोई कार्य किया गया, ठीक है, आप अपने गंतव्य स्थान से किसी दूसरे गंतव्य स्थान जो निश्चित है कि हमको 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, मान लीजिए कि आप 10 दिन से भूखे हैं, तो 10 किलोमीटर चल पाइएगा? नहीं चल पाइएगा। उसके लिए आपके शरीर में एनर्जी की जरूरत चाहिए, एनर्जी चाहिए, और जब एनर्जी मिलेगी तो आपको पावर आ जाएगी, तो उस जगह पर पावर आ जाएगी तो आप वहां पर चढ़ जाइएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है दोनों एक दूसरे से नियर का संबंध बनाते हैं। कॉपी कलम भी होना चाहिए लिखने के लिए। देखिए, कहता है अनदर कॉन्सेप्ट दैट हेल्प द अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रिएट मेनी नेचुरल फेनोमेना इज द वर्क क्लोजली रिलेटेड टू वर्क आर एनर्जी एंड पावर। चलिए, कहा कार्य क्या होता है, वर्क क्या होता है, जो आपके द्वारा किया गया निश्चित समय में निश्चित सब कुछ स्थान पर अगर किया गया कोई वर्क है तो वह वर्क कहलाएगा। अगर आपके द्वारा कोई कार्य किया जाता है संपन्न, जैसे आपको किसी, मान के चलिए कि क्रिकेट खेल रहे हैं और आपका कार्य है कि कीपर है, तो आपको क्या करना है कि पीछे चौका नहीं जाने देना है, चौका छक्का पीछे नहीं जाना चाहिए, न तो कोई घुमा घुमा के कभी बैट पीछे की ओर मार देता है, तो क्या होता है, वो कार्य आपका क्या था, बॉल रोकना। गोलकीपर अगर मान के चलो फुटबॉल में है तो उसका काम क्या है, फुटबॉल के जो गोलकीपर है फुटबॉल को रोकना, और उसको लात से मार के उड़ा दिया तो क्या जी रुका, नहीं रुका तो क्या हुआ, उसका कार्य संपन्न नहीं हुआ। हाँ, अगले व्यक्ति का कार्य संपन्न हुआ, उसका काम था गोल करना या छक्का चौका मारना, तो वो अपना काम किया, लेकिन जिसका काम जो था वह निर्धारित समय या निर्धारित जो भी है नहीं कर पाया, जिसके कारण से उसका कार्य संपन्न नहीं हुआ। तो कार्य क्या होता है, आपके द्वारा किया गया कार्य जिसका एक निश्चित परिणाम हो, उसी को कार्य कह सकते हैं। तो ड्यू टू अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कहता है नॉट मैच
नॉट मच वर्क इंस्पायर्ड टू वर्किंग हार्ड, यानी कठोर काम करने के बावजूद कुछ अधिक कार्य नहीं होता। जैसे सपोर्ट दैट आप एक ठेकेदार हैं या आप एक घर वाले हैं, आप एक दे दिए किसी नमूने ठेकेदार को कि भैया सुन, बात तो बहुत कर लिया, यह हमारा घर है, होम है, और इस होम में आपको क्या करना है कि इस होम को हमको 4 दिन में गिरा देना है। 4 डेज का आपने उसको टाइम दिया। अब आपने कहा यह घर बहुत लंबा है, 10 एकड़ में बना हुआ है, सब कुछ है। आपने उसको कहा कि यह घर जो है हमको 4 दिन में गिरा देना है। और ससुरी के बूझा नहीं सूझा, 50 गो लेबर ले आया। यहाँ पे लगने वाला था 20 गो बुलडोजर, 20 गो बुलडोजर लगने वाला था, जेसीबी। और यह क्या किया कि 50 गो लेबर ले आया, ठूक 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 4 दिन किया, कुछ नहीं हुआ। दीवार 2-3 गो इधर साइड वाला गिर गया, अब बाकी रह गया। टारगेट था 4 दिन का। तो निश्चित क्या था इनको करना कि यह जो टारगेट था, तो अगर यह जो ठेकेदार साहब थे अगर यह सही में लाते इतना ले जो जेसीबी वगैरह, तो यह काम को संपन्न कर पाते। लेकिन यह नहीं लाए, जिसके कारण से यह काम संपन्न नहीं हुआ। तो क्या जो ठेकेदार को पैसा देना था वो देगा, अगला व्यक्ति नहीं देगा। जब कार्य संपन्न नहीं हुआ तो किस बात के पैसे, तो जेब से भरेगा वो ठेकेदार। तो इसीलिए अगर मान के चलिए यह कहा गया कि 4 दिन में कंप्लीट करना है और यह जेसीबी ला करके इसको तोड़ दिया, तो ये अपने कार्य को संपन्न किया, तब यहाँ पे इसका वर्क डन होगा। अन्यथा यह अगर कार्य को इस माध्यम से करेगा तो इसका वर्क डन नहीं होगा। यही कार्य होता है, ठीक है। कठोर कार्य को करने के लिए कठोर एक सॉफ्ट टेक्निक अपनाई जाती है। जैसे आपको कहा जाए आपका 4 चक्का पंचर हो गया और घर में चलाने आता है, खोलने नहीं आता है, तो घर में 4 लोग उसमें धक्का देगा, धक्का देके पंचर बनवाने ले जाएगा, नहीं, उस जगह पर सॉफ्टली उसके पहिए को खोल करके पंचर बनवा लीजिए। तब सॉफ्ट तरीके से आपने कार्य को संपन्न किया। लेकिन वो जो धक्का देकर के एकदम हुक्कर पेल के आप पहुंच रहे हैं उसको ठीक करने के लिए, मतलब गाड़ी को ठीक करवाने के लिए, तो नहीं होगा, तो वहां काउंट नहीं होगा। तो सॉफ्टली तरीके से करने के लिए सॉफ्टली होगा, तब जाकर के उस कार्य को संपादित माना जाएगा, वर्क डन माना जाएगा, ठीक है। तो कहा जैसा पहाड़ पे किया जाता है, एक व्यक्ति द्वारा पहाड़ पे ठुक 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 करते रहेगा, अब पहाड़ टूटेगा हथौड़ा से? नहीं टूटेगा, उसके लिए तो डायनामाइट वगैरह काका लगाना पड़ता है, उसके बाद जाके टूटता है ना जी। तो ठीक है, इसी तरह से कार्य होता है। कहता है उसके बाद कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना यानी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क। तो आप जानते हैं कार्य को करने के लिए साइंटिफिक कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ी। जैसे ट्विन टावर उड़ाया गया नोएडा का, तो वहां पे साइंटिफिक तरीके से किया गया। क्या नीचे से बुलडोजर वाला जाके उसको ऐसे ऐसे मारता तो होता? बुलडोजर वाला अगर ऐसे ऐसे उसका माटी कोड़ता तो संभव था? नहीं होता। वो 200 साल लग जाता, फिर भी कोड़ते रहता, बुलडोजर पे गिर जाता ऊपर से बिल्डिंग में, बुलडोजर वाला निकल लेता ना। तो कहने का मतलब कि उस कार्य को कार्य नहीं कहा जाए। कार्य के लिए एक साइंटिफिक अगर मैनेजमेंट है तो वह कार्य संपादित होगी अच्छे तरीके से, तो उसी चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा फिर क्या कहता है। कहता है कि साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क, इसमें क्या कहता है, कार्य करने के लिए 2 दशाओं का होना आवश्यक है। एक वस्तु पर कोई बल लगाना चाहिए, एक वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए। जो कार्य 2 दशाओं का, यानी एक वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए। स्वाभाविक है कि अगर कोई कार्य करेंगे 2 दशाओं का होना जरूरत है। आप भी जानते हैं कि अगर कोई कार्य करेंगे तो उसके लिए कोई भी वस्तु है अगर उस पर बल लगेगा तब जाके कार्य संपादित होगा। दूसरी दशा कहता है वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। जो वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, यानी जो ऑब्जेक्ट है वह डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अगर जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी तब तक उसको काउंट नहीं किया जाएगा। उसी चीज को कहता है कि द 2 कंडीशंस नीड टू बी सेटिस्फाइड फॉर वर्क टू बी डन। फोर्स शुड एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पे एक्ट होगा तब जाकर के होगा। या उसके बाद कहता है द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, एक स्थान से दूसरे जगह विस्थापित होगा तब जाकर के वह माना जाएगा। देखिए
यदि इनमें से कोई भी दशा पूरी नहीं होती है तो कार्य नहीं किया गया। विज्ञान में हम कार्य को इसी दृष्टि से देखते हैं। इफ एंड वन ऑफ द एबव कंडीशंस डज नॉट एग्जिस्ट, वर्क इज नॉट डन। दिस इज द वे वी व्यू वर्क इन द साइंस। ठीक है, अगर साइंटिफिक तरीका से करेंगे तो माना जाएगा, ठीक है, नहीं तो नहीं माना जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कहा एक निश्चित बल द्वारा किया गया कार्य, फोर्स डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। अच्छा, कांस्टेंट क्या होता है? निश्चित बल मतलब किसी भी एक निश्चित कार्य करने के लिए निश्चित बल की आवश्यकता होती है। जैसे कभी कभी आप दोपहिया वाहन पे चलते हैं, अभी तो ठंड के दिनों में मोबिल जम जाती है ना, मोबिल ऑयल जम जाती है, जिसके कारण से वो गाड़ी धुक 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 करता है। ये आज का एग्जाम्पल, धुक 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 करता है। और कभी कभी ऑपरेटर खराब होता है, उसके लिए भी धुक 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 करने लगता है। दोनों दशाओं में दिक्कत होती है। तो कहने का मतलब है, ध्यान दीजिएगा कि एक निश्चित दशा कब होती है? जब एक कार्य को करने के लिए निश्चित बल यहां पे लगता है। जैसे आपको ट्विन टावर को गिराना था, तो साइंटिफिक तरीके से उसको किया गया। क्या था? जो वस्तु था, बिल्डिंग एक वस्तु था, ऑब्जेक्ट था, उस ऑब्जेक्ट में फोर्स लगा, फोर्स लगा। जब फोर्स लगा तो उसका विस्थापन हो गया, नीचे से उखड़ करके नीचे साइड में गिर गया, डिस्प्लेसमेंट हुआ। निश्चित फोर्स था, उसको पता था कि इतना हम लगाएंगे, इतना वहां पे जो भी बारूद सुरंग जो भी है बिछाएंगे, तब जाके होगा। अगर वह निश्चित तरीके से मान के चलिए उतना बड़ा बिल्डिंग है और 2 किलो लगा देता था, फूस हो जाता। ट्विन टावर का 4 शीशो नहीं गिरता नहीं गिरता। तो जितनी नीड थी उतना उसने फुलफिल करा, तब जाके वह सही माना गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। उसी चीज को कहा कार्य की परिभाषा के अनुसार किया गया कार्य। अब देखिएगा, इस जगह पर हम 2-3 चीज को, बल इंग्लिश में FORCE फोर्स, यह जो बल होता है इसको कैपिटल F से डिनोट करते हैं, फोर्स को। ठीक है, इसको बॉ से करना चाहिए था, ये गलत है, बेहुदा है, हिंदी को तवज्जो कम दिया है कि बॉ का बल है तो हिंदी में बॉ होना चाहिए था ना, नहीं होता है। हिंदी में लिखा गया है, नहीं लिखा गया है, हिंदी में आपको थोड़ा मिला है। उसी तरह से कहता है कि कार्य का वर्क, जो कार्य होता है जिसको वर्क बोलते हैं, या आप W से डिनोट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से कहा लेट W be the work done, be define work to be equal to the product of the force and displacement, work done, force and displacement। मतलब यह क्या कहता है? इसका फॉर्मूला होता है वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन डिस्प्लेसमेंट, यह फॉर्मूला होता है वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यह फॉर्मूला होता है। तो उसी तरह से हम इसको देखते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, एक टेबल है, सपोज दैट एक टेबल है, इस टेबल पर 2 ईंट रखा गया है अकॉर्डिंग टू योर NCERT एग्जाम्पल। अब इस ईंट का बैलेंस, अगर मान के चलिए यह ईंट को, अगर इसका वेट इधर होता है तो ज्यादा होता है तो इधर झुकता है, इधर होता है तो इधर, पेंडुलम की तरह इधर होता है। अगर इस ईंट को आपस में दोनों को 2 कॉर्नर पर रख दिया जाए तो बैलेंस होगा, फोर्स क्या होगा? बैलेंस होगा, वहां पे फोर्स बैलेंस होगा। अगर इस दोनों ईंट को इधर रख दिया जाए तो दोनों तरफ फोर्स बैलेंस हुआ? नहीं होगा, यहाँ पे फोर्स बैलेंस नहीं होगा। तो फोर्स बैलेंस करने के लिए दोनों इक्वल होना जरूरी होता है। ठीक है, आगे देखिए, फिर कहता है अतः किसी वस्तु पर लगने वाले बल द्वारा किया गया कार्य बल के परिणाम तथा बल की दिशा में चली गई दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य में केवल परिणाम होता है तथा कोई दिशा नहीं होती है। जो वर्क होता है, ध्यान दीजिएगा, ये जो कार्य है वर्क होता है, इसमें केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की अगर बात करते हैं, यह नहीं होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है वर्क में। याद रखिएगा, कार्य में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है।
ध्यान दीजिए आगे फिर क्या कहता है। फिर कहा इसका परिणाम लिखते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद क्या कहता है, कहता है कि बल का मात्रक न्यूटन मीटर होता है या जूल होता है। बल है ना जी, यानी जिसको FORC फोर्स बोलते हैं, इसका तो कोई यूनिट होगा ना, इसका यूनिट होता है, क्या होता है, एक तो जूल होता है, एक जूल होता है, दूसरा क्या होता है, अभी बताया था, एक जूल होता है और दूसरा क्या होता है, जल्दी बताइए भैया। न्यूटन साहब का नाम सुने हैं, हाँ, न्यूटन पर मीटर होता है, उसी को NM लिखते हैं। यह दोनों क्या है, बल का मात्रक है, या बल का यूनिट है, किसका, फोर्स का, यूनिट है फोर्स का। ध्यान दीजिए ना फिर क्या कहता है, फिर कहता है आगे कहा कि बल का मात्रक न्यूटन मीटर NM है या जूल है। हियर द यूनिट ऑफ द वर्क इज द न्यूटन मीटर NM और जूल NM। अतः 1 जूल किसी वस्तु पर किए गए कार्य की वह मात्रा है जब 1 न्यूटन बल वस्तु पर किया गया क्रिया रेखा की दशा में 1 मीटर विस्थापित होता है। मतलब 1 मीटर कार्य होता है तो वह वस्तु जो डिस्प्लेसमेंट होगा वह 1 मीटर के बराबर होगा। ठीक है, आगे देखिएगा, क्वेश्चन है उसको देख लीजिएगा, उसी में क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। फिर आगे देखिए, जब बल विस्थापन की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है, जो बल है, कहा जब कोई फोर्स है और विस्थापन की विपरीत दिशा में लगता है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। जब बल विस्थापन की दिशा में लगता है तो किया गया कार्य धनात्मक होता है। मतलब कहा, यह जो चला, यह फोर्स एक्ट ऑन योर एक्टिंग, मान के चलिए यह फोर्स अगर जो डायरेक्शन है इस दिशा में रहता, जहां पहुंचना था पॉजिटिव चार्ज होता, यह इधर पहुंच गया तो यह निगेटिव चार्ज हो गया। कहने का मतलब ऋणात्मक हो गया और इधर धनात्मक हो गया। कहा कि हमारा जो कार्य था यह 5 किलोमीटर तय करके हमको अलीपुर पहुंचना था और हम यह 5 किलोमीटर तय करके गोरखपुर पहुंच गए तो क्या यह पॉजिटिव चार्ज हुआ कि नेगेटिव लगा? यह नेगेटिव हो गया। पॉजिटिव कब होता? जो अपने गंतव्य डिस्टेंस को यह प्राप्त कर लेता तब यह पॉजिटिव चार्ज होता। यह डिस्टेंस को प्राप्त नहीं करके अपोजिट प्राप्त कर लिया तो यह गलत हो गया। इसीलिए कहा तो इस जगह पे यह ऋणात्मक और धनात्मक की बात होती है। अगर अपने कार्य को संपन्न करती है तो यह धनात्मक होगा और कार्य को संपन्न नहीं करती है तो वह ऋणात्मक होगा, यानी नेगेटिव होगा। चलिए उसी तरह से कहा फिर आगे इसी चीज को कहा, वर्क डन इज अ नेगेटिव व्हेन द फोर्स एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज पॉजिटिव व्हेन द फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे फिर क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आगे पलटिए। ये क्वेश्चन जितने भी हैं इसके बाद एक वीडियो में क्वेश्चन जितने भी हैं बाइलिंगुअल आपको मिल जाएगा। चलिए अब एनर्जी कहता है, ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा जो किसी कार्य में किया गया जो खपत होता है उसी को ऊर्जा कहते हैं। जैसे आप खाना खाते हैं, आपको एनर्जी मिलती है तो आपके शरीर की वही ऊर्जा है। आप दिन भर कुत्ते की तरह भटकते हैं तो आपकी ऊर्जा का ह्रास होता है, ना कि ऊर्जा आप वहां प्राप्त करते हैं। तो ये सारे ऊर्जा के रूप ही हैं। ठीक है, देखिए कहता है ऊर्जा के बिना जीवन संभव नहीं है। ऊर्जा के बिना जीवन संभव नहीं है। ऊर्जा की आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ़ती रही है। यानी कहा द डिमांड फॉर एनर्जी
इट एवरी इंक्रीजिंग, कहा सूर्य हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा प्रतीक स्रोत है, यानी द सन इज द बिगेस्ट नेचुरल सोर्सेज ऑफ एनर्जी टू अस। ठीक है, ऊर्जा के क्या क्या है, जैसे हम देखते हैं हवा है, जल है, पानी है, सूरज है, ये सब ऊर्जा के स्रोत है। कुछ मिनरल्स वगैरह में, खनिज वगैरह में हम बात करते हैं, कोयला वगैरह, ये सब ऊर्जा के क्या है, स्रोत है। पेट्रोलियम वगैरह ये सब ऊर्जा के स्रोत है। ऊर्जा का स्रोत वैसा ऊर्जा क्या, जिससे मनुष्य के लिए जीवन सरल हो, संभव हो, इसी को ऊर्जा, ऊर्जा नहीं, ऊर्जा कहते नहीं है, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है और ऊर्जा के बिना जीवन भी संभव नहीं है, क्योंकि हर कार्य के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आगे देखिए फिर क्या कहता है, जो वस्तु कार्य करती है उसमें ऊर्जा की हानि होती है और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की वृद्धि होती है। जैसे सपोर्ट दैट, एक मिनट आना बताते हैं, ऐसे नहीं पता चलेगा। आजा आजा, तू ही आ, इसी को आने दे, आजा। जैसे सपोर्ट दैट, अगर कहा गया, मान के चलिए बच्चा का गाल है, तो इस पे अगर ऐसे किए तो इस पे एक ऊर्जा लगी, यह ऊर्जा अपनी तरफ विक्षेपित करी। ठीक है, और हमारे तरफ से जो ऊर्जा खर्च हुई तो ऊर्जा को इन्होंने धारण करने का काम करा, एनर्जी धारण करा कि नहीं करा, होल्ड करा। जब हमने इसको होल्डर में होल्ड करने टोचन दिया तो इसने होल्ड करा, तो यह ऊर्जा का क्या है, एक रूप है जो टोचन करने के बाद दूसरे रूप में परिवर्तित होता है। ठीक है, आगे देखिएगा, उसी चीज को कहा जो वस्तु कार्य करने लगती है उसमें ऊर्जा की हानि होती है। तो स्वाभाविक है, अगर हम कार्य किए तो हमें ऊर्जा कमा ना जी, इनमें ऊर्जा बढ़ गया पढ़ने पर। तो आगे क्या हुआ, फिर देखिएगा, और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की वृद्धि होती है। द ऑब्जेक्ट विच डज द वर्क लूज एनर्जी एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क इज डन गेन्स एनर्जी। अगर वर्क डन करेगा तो गेन एनर्जी किया, डन किया ना रेपटे पे, और क्या हुआ, वर्क क्या हुआ, लूज किया जब हमने इनको जरा तो। ठीक है, आगे देखिएगा, फिर क्या कहा, कहता है कि किसी कोई भी वस्तु जिसमें ऊर्जा है, ऊर्जा कार्य कर सकती है। जिस वस्तु में ऊर्जा है वह कार्य कर सकती है। एक स्टूल में ऊर्जा नहीं होगी तो स्टूल काम करेगा, नहीं करेगा। आप में ऊर्जा है, आप काम कीजिएगा, शादी ब्याह हो जाएगा, बहुत काम कीजिएगा। तो ये सारे ऊर्जा के साधन है, तो यह ऊर्जा है। आगे बढ़ते हैं ना, फिर देखें ना क्या कहता, इस प्रकार किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को उसकी कार्य करने की क्षमता के रूप में मापा जाता है, और इसलिए ऊर्जा का मात्रक वही है जो कार्य का है, अर्थात जूल है। तो ऊर्जा और कार्य, यानी आपने देखा कार्य देखा, अब एनर्जी का भी जूल है, इसका भी यूनिट क्या है, जूल है, याद रखिएगा। फिर आगे कहता है कि एक जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा 1 जूल होती है। 1 जूल कार्य करेंगे तो ऊर्जा भी कितना, 1 जूल के बराबर चाहिए। बिल्कुल जी सही है। कहता है कभी कभी ऊर्जा के बड़े मात्रक किलो जूल यानी किलो जूल केजी का उपयोग किया जाता है, और 1 जूल 1000 जूल के बराबर होता है। 1 जूल कितना होता है, 1000 जूल के बराबर होता है। आगे देखिए फिर क्या कहता है, द एनर्जी posed by an object is the measured in terms of its capacity of doing work. The unit of energy is therefore the same as that of work, that is a joule J. 1 joule is the energy required to do 1 joule or joule work. Sometimes a large unit of energy called kg जूल जिसको कहते हैं, इज यूज इन द 1 kg जूल इक्वल्स 1000 जूल। ठीक है, देखिएगा आगे फिर कहता है ऊर्जा के रूप। अच्छा, ऊर्जा के भी रूप होते हैं, ऊर्जा के रूप को पढ़ लें, नहीं पढ़ते हैं ना। देखिए कहता है विभिन्न रूपों में स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा तथा प्रकाश ऊर्जा सम्मिलित होते हैं। तो कुछ ऊर्जा के रूप हैं, उसको जरा हम लोग अध्ययन, फॉर्म ऑफ एनर्जी ध्यान दीजिएगा क्या कहता है इसमें। ऊर्जा के रूप
कहता है विभिन्न रूपों में कुछ ऊर्जा के जो रूप हैं उसके बारे में देख लेते हैं। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा। ये सारे ऊर्जा के रूप है। कहता है वेरियस फॉर्म ऑफ द इंक्लूड मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। उसी तरह से ये इसको पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों से मिलकर के बनता है। ठीक है, ठीक है। हीट एनर्जी, उसके बाद केमिकल, केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी। ये सारे क्या है, उष्मा ऊर्जा के रूप है। यह मैकेनिकल में अगर बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी मिलकर के मैकेनिकल एनर्जी बनता है। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या कहता है ध्यान दीजिएगा। फिर उसी चीज को, इसी में एक साहब थे उनके बारे में जरा देख लीजिए। जेम्स प्रेस्कॉट जूल, पूरा नाम है जेम्स प्रेस्कॉट, ठीक है, जूल। इसमें कहता है यह ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी थे, ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी थे। वे अपने विद्युत तथा ऊष्मागतिकी के अनुसंधानों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हुए और अन्य विचारों के अतिरिक्त उन्होंने विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव के बारे में नियम बनाया और उन्होंने ऊर्जा संरक्षण नियम को प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित किया तथा ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक के मान की खोज की। ऊर्जा तथा कार्य के मात्रक का नाम जूल इन्हीं के सम्मान में रखा गया है। ठीक है, जूल इन्हीं के नाम का उसी चीज को कहा। जेम्स प्रेस्कॉट जूल वाज द आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिजिसिस्ट। ही इज बेस्ट नोन फॉर द रिसर्च इज द इलेक्ट्रिक, लिख लीजिएगा जरा लिखना हो तो, जिसमें कहा इलेक्ट्रिसिटी electricity and thermodynamics amongst other things. He formulated a law for the heating effect. इनका लॉ क्या था? heating effect of electric current. He also verified experimental the law of a conservation of energy. और इन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया था, न ऊर्जा का विनाश होता है न उसका न हम ऊर्जा को बना सकते हैं न उसको विनाश कर सकते हैं। हाँ जी, वेरी गुड। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। एंड डिस्कवर्ड द वैल्यू ऑफ द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, द यूनिट ऑफ एनर्जी एंड द वर्क कॉल्ड जूल इज द नेम्ड आफ्टर हिम। ठीक है, आगे देखिएगा।
संक्षेप में किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिकीय ऊर्जा कहते हैं। यानी कहता है कि किसी वस्तु में जैसे कोई गतिज होती है, संक्षेप में गति होती है, उसी को गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। और किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी चाल के साथ बढ़ती है, जैसे उसकी चाल बढ़ती है ना, उसी के हिसाब से गतिज ऊर्जा उसकी बढ़ने का काम करती है। आगे देखिए, कहता है इन शॉर्ट काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी caused by an object due to its motion. The kinetic energy of an object increase with its speed यानी velocity, उसके वेग के कारण। ठीक है, चलिए आगे कहा, हम कह सकते हैं कि किसी निश्चित वेग से गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु पर इस वेग को प्राप्त करने के लिए एक किया गया कार्य के बराबर होता है। जैसे कहा कि एक निश्चित वेग यानी कोई एक निश्चित वेलोसिटी लगाओ, ठीक है, और जो वेलोसिटी होती है वह निश्चित है और वेग की इसकी कुछ अपनी स्पीड होती है, गतिशील मूवमेंट होती है, और वस्तु गतिज ऊर्जा उस वस्तु पर इसके वेग को प्राप्त करने के लिए, यानी इस वस्तु की जो ऑब्जेक्ट होती है उस ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को भी ऑब्टेन यानी प्राप्त करने के लिए किए गए कार्य के बराबर होती है, जो वर्क होता है उसके इक्वल होती है। ठीक है, कहा किसी भी ऑब्जेक्ट की प्राप्त उसकी वेलोसिटी को प्राप्त करने के लिए जो वर्क होता है उसके वह इक्वल होती है। ठीक है, आगे देखिए, कहता है बी से that the kinetic energy of a body moving with a creation's velocity is the equal to the work done and it to make it acquired the velocity। ठीक है, इसमें दो तीन शब्द याद रखिएगा, जैसे मास, जो मास होता है इसको m से डिनोट करते हैं, हिंदी में द्रव्यमान कहते हैं। उसी तरह से वेलोसिटी, जो वेलोसिटी होता है इसको u से डिनोट करते हैं, इसको वेग बोलते हैं। और बल जो फोर्स होता है आपको भी पता है, फोर्स F से डिनोट होता है। ठीक है, इसी तरह से हम इसको देखते हैं। आगे देखिएगा, फिर कहता है इसका W इक्वल टू ma इंटू में v स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है W इक्वल टू में ma इंटू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन में 2a, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ma मास। ठीक है, आगे देखिए फिर क्या कहता है, फिर कहता है यदि वस्तु की गति अपनी विरामावस्था से प्रारंभ होती है अर्थात u इक्वल टू 0, अतः इफ द ऑब्जेक्ट इज द स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स स्टेशनरी पोजीशंस दैट इज u इक्वल टू 0, देन यानी w इक्वल टू में 1 अपॉन में mv स्क्वायर, यहाँ पे तब वहां क्या प्राप्त होगा, w इक्वल टू 1 अपॉन में 2 mv स्क्वायर, जब वस्तु क्या कहा, गति अपनी विरामावस्था, जैसे कोई वस्तु है, ठीक है, वह किसी भी विरामावस्था में खड़ी है, विरामावस्था में खड़ी है, और उस विरामावस्था में जो होता है तब उसको परिवर्तित जैसे करते हैं तो उसमें कोई गतिज ऊर्जा लगती है, काइनेटिक एनर्जी हम कहते हैं ना, तो उसी चीज को कहता है। ठीक है, आगे देखिएगा, यदि स्पष्ट है कि किसी किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर है, इट इज क्लियर दैट द वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। u इक्वल टू 0 किया गया कार्य होगा 1 अपॉन में v mv स्क्वायर। ठीक है, 1, यदि u इक्वल टू 0 द वर्क डन विल बी 1 अपॉन में 2 mv स्क्वायर। बस अतः m द्रव्यमान की तथा एक समान वेग v से गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान है। ठीक है, वही है जिसको क्या कहें यहाँ पे E के इक्वल टू 1 अपॉन में 2 mv स्क्वायर। ठीक है, E के इक्वल टू 1 अपॉन में 2 mv स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे फिर एग्जांपल है 11.13, देखिएगा उसको क्या कहता है। उसके बाद 11.13 के बाद और भी एग्जांपल है। अब किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द हाइट। ठीक है, उसी पर एक एग्जांपल है, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए
चलिए 11.2.5 क्या ऊर्जा के विभिन्न रूप परस्पर परिवर्तनीय है? आर वेरियस एनर्जी फ्रॉम द इंटर कन्वर्टिबल, ठीक है, यानी ऊर्जा के विभिन्न रूप क्या कहता है, परस्पर परिवर्तनीय है। तो ठीक है, उसी को आगे देखते हैं 11 पर ऊर्जा संरक्षण का नियम यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहां हमने देखा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा संरक्षण के नियम में हम देखते हैं, कहता है कि ऊर्जा रूपांतरण की अवस्था में निकाय की कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। यह ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार है। इस नियम के अनुसार ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है। ठीक है, ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ठीक है, उसी चीज को कहा ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है और न तो इसकी उत्पत्ति की जा सकती है और न ही विनाश। कहता है जो ऊर्जा है उत्पत्ति नहीं, विनाश नहीं। मैं सीधा बात कहा ना, ऊर्जा को न उत्पन्न किया जा सकता है ना उसका विनाश किया जा सकता है, एक से दूसरे रूप में उसको परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, उनका ऊर्जा जैसे खपत हो रहा है अभी। आगे देखिएगा, फिर देखिएगा, कहता है रूपांतरण के पहले व रूपांतरण के पश्चात कुल ऊर्जा सदैव अचर रहती है। और यानी कहा रूपांतरण जो होता है, रूपांतरण यानी इस रूपांतरण जो दूसरे रूप में बदलना, रूपांतरण से पहले और रूपांतरण के बाद ऊर्जा ऑलवेज कांस्टेंट ऊर्जा ऑलवेज क्या होती है? कांस्टेंट होती है। यह न बदलता है, इसको अचर बोलते हैं। अगर चर होता तो वेरिएबल होता, लेकिन यह वेरिएबल नहीं, कांस्टेंट होता है। कब? जब ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाए तब, या बदल के जो ऊर्जा प्राप्त हुई सो तब वहां पे हमेशा वह अचर होगी। ठीक है, ध्यान दीजिए ना। तो उसी चीज को कहा आगे, whenever energy gets transformed the total energy remains uncharged. This is the law of conservation of energy. According to this law, energy can only be converted, यानी जो एनर्जी होती है, एनर्जी can only convert, ठीक है, उसी चीज को कहा कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम टू अनदर, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड। यानी कहा ना हम इसको क्या कर सकते हैं, नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा ऊर्जा के बारे में अगर बात हो तो द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन द सेम। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी द वैलिड इज ऑल सिचुएशंस एंड आफ्टर द काइंड्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, वह हमेशा एक जैसी बनी रहती है, इक्वल होती है। ठीक है, ऊर्जा आगे देखिए ना, फिर देखिए क्या कहा, वस्तु जैसे जैसे नीचे गिरती है इसकी स्थितिज ऊर्जा कम होती जाती है और तथा गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। जब वस्तु धरती पर पहुंचने वाली होती है तो H इक्वल टू 0 होता है, मतलब टोटल आवर उसका 0 के बराबर हो जाता है। और फिर कहता है तथा इसका अवस्था में वस्तु की अंतिम वेग भी जो होता है अधिकतम हो जाएगा। इसलिए अब गतिज ऊर्जा अधिकतम तथा स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है और तथापि सभी बिंदुओं पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा का योग समान रहता है, अर्थात स्थितिज ऊर्जा प्लस यानी ऊर्जा प्लस में गतिज ऊर्जा अचर होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, यानी mg प्लस में 1/2 mv स्क्वायर इक्वल टू में अचर कांस्टेंट होती है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग उसकी कुल यांत्रिकी ऊर्जा होती है। ठीक है,
मैकेनिकल एनर्जी होती है। उसी चीज को कहा था ना, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इक्वल टू मैकेनिकल, बताया था ना। काइनेटिक एनर्जी या प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू में दोनों को जोड़ क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी, बताया था। बहुत अच्छा बात है। चलिएगा आगे देखिएगा, उसी चीज को कहा as the follow of the object continuous the potential energy would decrease while the kinetic energy would increase when the object is about to reach the ground h equal to 0 and v will be the highest, therefore the kinetic energy would be the large and potential energy the least. However, the sum of the potential energy and the kinetic energy of the object would be the same at all points, that is potential energy plus kinetic energy equal to में mechanical energy। वेरी गुड, बहुत अच्छा बात है। इक्वल टू कांस्टेंट, काइनेटिकल प्लस मैकेनिकल इक्वल टू कांस्टेंट अचर होती है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, उसके बाद कहता है कि द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगा। काइनेटिक और पोटेंशियल टोटल एनर्जी ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। आगे देखिए, उसी तरह से फिर कहता है कि शक्ति की परिभाषा इस प्रकार है, कार्य करने की दर क्या होती है। कहता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, जिसमें कहता है कि गति शक्ति की परिभाषा इस प्रकार है, कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। यदि कोई अभिकर्ता यानी एजेंट t समय में w कार्य करती है तो शक्ति का मान होगा शक्ति इक्वल टू में कार्य बटा समय। जैसे सपोर्ट दैट, मान के चलिए आप एक एजेंट है, यानी कहा पावर ऑफ डिफाइंड एज द रेट ऑफ द डूइंग वर्क, द रेट ऑफ द डूइंग वर्क, रेट ऑफ द डूइंग वर्क और रेट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, और रेट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी। इफ एन एजेंट डज अ वर्क, मान के चलिए आप एक एजेंट है, आपके द्वारा कोई वर्क किया गया, ठीक है। इन दिस टाइम उसी समय जो टाइम है उस पर द पावर इज गिवन बाय द, उसको हम क्या करेंगे, उसको गिवन करेंगे जो पावर होता है इक्वल टू वर्क अपॉन में टाइम, वर्क अपॉन में टाइम यही होता है। या ऐसे लिखते हैं, यानी P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में T, हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है, ऐसे डिनोट करते हैं। फिर ध्यान दीजिए ना, सब पावर आ जाएगा, सब एनर्जी डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। आराम से रहिए, देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है इसी प्रकार, कहता है कि शक्ति का मात्रक वाट होता है, जो शक्ति पावर होता है इसका यूनिट जो होता है या वाट्स होता है, यूनिट इसका वाट होता है, शक्ति का यूनिट वाट होता है। आगे देखिएगा फिर क्या कहता है, फिर कहता है कि तथा इसका प्रतीक W होता है, और इसको W से, क्योंकि यह W से कैपिटल का इसका लेटर जो है पहला W से, इसलिए हम इसको W से डिनोट करने का काम करते हैं। फिर मेरे दोस्तों क्या कहता है, कहता है कि यह मात्रक जेम्स वॉट के नाम पर, जिसके आगे वॉट लगा हुआ था, 1736 से 1819 के सम्मान में रखा गया। 1 वॉट उस अभिकर्ता यानी एजेंट की शक्ति है जो 1 सेकेंड में जूल कार्य करता है, 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य करता है। और हम यह भी कह सकते हैं कि यदि ऊर्जा के उपयोग की दर 1 जूल प्रति सेकेंड हो तो शक्ति 1 वॉट होगी, शक्ति ऊर्जा 1 जूल होगी तो शक्ति 1 वॉट के बराबर होगी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे फिर क्वेश्चन है उसी चीज को आगे, यानी 1 वॉट इक्वल टू 1 जूल सेकेंड या 1 डब्ल्यू इक्वल टू में 1 जूल प्रति सेकेंड। आगे ध्यान दीजिएगा, फिर उसके बाद क्या कहा, उसी तरह से एग्जाम्पल दिए हुए हैं, देख लीजिए, लगातार एग्जाम्पल है। कुछ राशियां हैं, उन राशियों को देख लीजिए। जैसे तापमान केल्विन से, इसका मात्रक केल्विन होता है, प्रतीक के से करते हैं। लंबाई मीटर से इसको मापते हैं, मात्रक इसका सिंबॉलिस्ट मात्रक। उसके बाद
मीटर एम से करते हैं, सन्निहित किलोग्राम केजी से करते हैं, भार न्यूटन एन से करते हैं, उसी तरह से आयतन घन मीटर एम क्यू से करते हैं, घनत्व किलोग्राम प्रति घन मीटर केजी मीटर माइनस थर्ड से यानी वही क्यू से करते हैं, दाब पास्कल पीए से हम उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, एक और है जरा देख लीजिए, कहता है कि ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक यानी केमिकल यूनिट ऑफ एनर्जी, जिसमें कहा जूल ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है। जूल जो है एनर्जी का बहुत छोटा मात्रक है और अतः ऊर्जा की बड़ी राशियों को व्यक्त करने के लिए असुविधा यानी असुविधाजनक है। इसलिए ऊर्जा का एक बड़ा उपयोग में ऊर्जा का मात्रक जो है बड़ा उपयोग में लाते हैं, जिसे किलोवाट घंटा कहते हैं, KWH कहते हैं, किलोवाट घंटा कहते हैं। यह ऊर्जा को मापने का बड़ा यूनिट है। ठीक है, तो उसी तरह से आपको जो मीटर कंपनी होती है ना, 1 किलोवाट की मीटर देती है, 2 किलोवाट की मीटर देती है, आपके ऊर्जा का जो खपत होता है उसके हिसाब से आपको मीटर को 1.5 किलोवाट की मीटर देती है, ऐसे करके उसको देने का काम करती है। ठीक है, चलिए इसी तरह से है, द यूनिट ऑफ अ जूल इज द टू स्मॉल एंड हेंस इज द इनकन्वीनियंट to express large quantities of energy, we use a bigger unit of energy called kilowatt hour, KWH। ठीक है, वेरी गुड। चलिए यह सारी घटना खत्म हुई। अगला आपको जो क्वेश्चन का मिलेगा वह क्वेश्चन जो होगा आगे फिर मिलेगा, सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको साथ में मिल जाएंगे, अंदर बाहर दोनों वाले। तब तक के लिए आप लोग से फिर मुलाकात होगी अगले क्लास में। जय भारत, जय हिंद।